बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है आप सब खैरोफियत से होंगे। आज हम इन्वेस्टमेंट के मौजू पर बातचीत करेंगे। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अगर कोई बंदा ज़िंदगी में कामयाब है तो उससे मिलना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो इस मुकाम तक किस तरह पहुँचा है। इसी तरह अगर कोई बंदा नाकाम है तो उससे भी मिलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो कौन सी गलतियाँ थी जिनकी वजह से वह नाकाम हो गया। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि लर्निंग फ्राम अदर्स इज़ द की टू सक्सेस। तो आज की नशिस्त में मैं अपने तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पर आपसे डिस्कस करूंगा कि इन्वेस्टमेंट करते हुए किस किस्म के पिटफॉल से बचना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपके पास जो मौजूदा रकम है वो 1 लाख रुपया मौजूद है, तो इस रकम पर को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो इकानमी में मौजूद इन्फ्लेशन पर है। अगर आपने अपनी रकम को किसी मुनासिब जगह इन्वेस्ट ना किया तो ये पड़ी पड़ी बेकार हो जाएगी। इस वक्त इकानमी में 30% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन है। इसके अलावा हर 15 दिन बाद या महीने बाद पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा होता रहता है, जिसकी वजह से रुपए की कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है और डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू तो दिन ब दिन कम होती ही रहती है और उसकी वजह से भी हमारी कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो जाती है। यानी जो आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद है, अगर आपने उसको किसी जगह इन्वेस्ट ना किया तो 1 साल बाद उसकी कीमत ख़रीद कम होकर 70,000 रुपये से भी कम हो जाएगी। इसलिए अपनी रकम को किसी महफूज जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि उसकी गिरती हुई जो परचेजिंग पावर है उसको कंट्रोल किया जा सके। नंबर 1, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ज़्यादातर लोग स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आम बंदे के बस का रोग नहीं है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस करे या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जिन लोगों ने लोकल कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होती है वो तो अक्सर व बेशतर अपनी असल ज़र से भी महरूम होकर घाटे शाह बन जाते हैं। ताहम जिन लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो किसी हद तक नुकसान से महफूज रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि नेशनल या इंटरनेशनल सतह पर किसी भी गैर मामूली वाक़या की वजह से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाती है और ख़ास तौर पर छोटे सरमायाकार तो बिल्कुल दिवालिया हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे अजीज़ और दोस्त जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ज़ाया कर चुके हुए हैं। नंबर 2 के ऊपर जो आप अगर अपना पैसा कहीं महफूज जगह लगाना चाहते हैं वो नेशनल सेविंग सेंटर। इसकी तमाम स्कीमों में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जो है वो तमाम कमर्शियल बैंकों से ज़्यादा है। इसके अलावा नेशनल सेविंग सेंटर में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उसकी गवर्नमेंट की तरफ से 100% गारंटी होती है, इसलिए इसमें धोखाबाजी फ्रॉड का दूर दूर तक कोई ख़तरा नहीं है। इस बैंकों में जो लोग पैसे जमा कराते हैं उसमें 2 अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है और एक फिक्स डिपॉजिट है। सेविंग अकाउंट में रकम जमा कराने पर बैंक बहुत कम मुनाफा देते हैं। ये भी कुछ स्टेट बैंक ने इनको किसी एक सर्कुलर में कहा हुआ कि आपने 5% से कम तो बिल्कुल नहीं देना और इससे ज़्यादा देना, तो इसलिए इसके ऊपर सबसे कम मुनाफा होता है। कमर्शियल बैंक्स के जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उन पर जो शरह मुनाफा है वो नेशनल सेविंग सेंटर से कम ही होती है, वो तकरीबन 20% या इससे भी कुछ कम ही होती है। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंकों में रकम जमा कराई जाती है उसके तहफ़्फ़ुज़ की जो लिमिट है वो सिर्फ 5 लाख है। ये तहफ़्फ़ुज़ जो है ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो प्रोवाइड करता है। इस तरह तो कमर्शियल बैंक्स में जो सारी रकम है वो हमारी गारंटी नहीं होती कि वो महफूज रहेगी। वो बैंक अगर डूब जाए या कोई दिवालिया हो जाए तो रकम का ख़तरा होता है कि वो फंस जाएगी। जिस तरह के कसब बैंक के जब उसकी लिक्विडेशन हुई तो उसमें ये मसला आ गया था। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास 50-60 हज़ार रुपया या थोड़ी सी रकम होती है, वो गैर मुल्की करेंसी ख़रीद कर अपने पास रख लेते हैं और ये भी देखा गया कि वो 1 साल के बाद गैर मुल्की करेंसी में इन्वेस्टमेंट से उनको जो मुनाफा होता है वो किसी भी कमर्शियल बैंक में पैसे जमा कराने से ज़्यादा ही होता है। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास 20-30 लाख रुपया है, तो वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। उन्होंने 10-10 तोले की डलियाँ, जिनको आम ज़बान में बिस्किट कहा जाता है, ये ख़रीद कर रखी हुई हैं। ताहम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए किया जाए तो इस पर भी जो मुनाफा होता है वो कमर्शियल बैंक्स और नेशनल सेविंग सेंटर और गैर मुल्की करेंसी से होने वाले मुनाफे से कोई थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। कुछ ऐसे भी अहबाब हैं जिनके पास 50 लाख या इससे ज़्यादा 2-4 करोड़ रुपया होता है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि जो पटवार खाने की इन्वेस्टमेंट है
उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मालिकाना हकूक़ को अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा प्राइवेट सोसाइटियों में प्लाट ख़रीदना भी ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि अक्सर सोसाइटियाँ हुकूमत से मंजूर शुदा नहीं होती हैं और उनके ख़िलाफ़ अदालतों में केस चल रहे होते हैं। सरकारी अदारे वहाँ गैस, बिजली और पानी मुहैया नहीं करते हैं और कमर्शियल बैंक कर्जा नहीं देते हैं। बहुत मशहूर और मरूफ प्राइवेट सोसाइटियाँ जो मेरे गिरदोनवा में हैं, उनका भी मैंने देखा कि 20% या 25% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होता है और बाकी उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी सोसाइटियों में जमा किया शामिल किया होता है, जिसके अलहदा से अदालतों में केस चल रहे होते हैं। एलडीए की स्कीम्स में भी प्लाट में इन्वेस्टमेंट करना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के वक्त एलडीए से डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराते हुए लाखों के हिसाब से खर्चा करना पड़ जाता है। दूसरी तरफ एलडीए की स्कीम्स में कब्ज़ा ग्रुप भी काफ़ी सरगर्म है। मेरे खुद अपने एक प्लाट पर कब्ज़ा हो गया था, लोगों ने जाली कागजात बनाए और रातों रात वहाँ मकान खड़ा कर लिया। तो एक मेरा और दोस्त था जिसका एलडीए में एक प्लाट था और उसके घर के करीब ही थे, जहाँ वो आते जाते अपने खाली प्लाट को देखता भी रहता था। तो उसको 3-4 साल हो गए थे प्लाट खरीदे हुए, तो उसने सोचा कि इसके ऊपर वो कर्जा लेके घर बनाऊँ और किराए पे दे दूँ। तो वो जब एलडीए के दफ्तर एनओसी लेने गया तो एलडीए वालों ने बताया जी ये तो प्लाट आप 2 साल पहले का बेच चुके हैं। उसने कहा मैं कब बेच चुका हूँ? वो पता चला जी कि वो जाली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने ना वो गाड़ी प्लाट ही बिक गया हुआ था। और अब मेरा दोस्त कई सालों से अदालतों के धक्के खा रहा है ये साबित करने के लिए कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके तहत ये घर सेल हुआ है, ये प्लाट सेल हुआ है, ये तो जाली था, मैंने तो नहीं ये दिया था। ताहम मैं समझता हूँ कि डीएचए की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी हद तक महफूज हो सकता है। जब भी अगर इन्वेस्टमेंट आपके जहन में हो, आप किसी भी चीज़ में करना चाहते हैं, तो उसकी कम से कम मुद्दत 1 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमारे माशरे में बाहमी एतमाद की काफ़ी कमी पाई जाती है। दोस्त और रिश्तेदार जो हैं वो अगर उनके साथ पार्टनरशिप की जाए या इन्वेस्टमेंट मिलजुल का को कारोबार किया जाए तो वो बिल्कुल पैसे हड़प कर जाते हैं और बाद में रिश्तेदारी भी ख़त्म हो जाती है और पैसा तो डूब ही जाता है। लोग ऐसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि बस लगता है ये इनसे ज़्यादा सच्चा कोई है ही नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में सरमायाकारी करना जो है वो भी मुआशी कत्ल के बराबर है। मसलन ताज कंपनी ने शरीयत और इस्लामी सरमायाकारी के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और बाद में रफू चक्कर हो गया। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा आपको या कोई अदारा आपको नेशनल सेविंग सेंटर से ज़्यादा का मुनाफा दे रहा है तो वो झूठा और बेईमान और फ्रॉडिया हो सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो आपने ये तो सुना ही होगा कि वज़ीराबाद के सैयद सिब्तुल हसन शाह जो कि डबल शाह के नाम से मशहूर थे, उन्होंने शुरू में लोगों को बिल्कुल डबल करके रकमें दी, मगर बाद में 7 अरब रुपए की रकम लेकर गायब होकर लोग अदालतों में घूमते रहे। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने कॉल सेंटर में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। कंपनी ने शुरू के 3 महीने 1 लाख और कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा उसको प्रॉफिट दिया और कहा और इन्वेस्टमेंट लाओ। मेरे इस दोस्त ने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे पकड़ दकड़ के 35 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, यानी टोटल 45 लाख हो गया। कंपनी ने अगले 4 माह तो चमकदार प्रॉफिट सबको दिया जनाब, और उसके बाद मालिक भी गायब और कंपनी भी गायब। अब दोस्त दिवालिया हो चुका है और जिस रिश्तेदारों से उसने पैसे पकड़े हुए थे उनको अब अपने असासे बेचकर उनके पैसे वापस कर। आखिर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए और कहाँ ना की जाए, इस सिलसिले में काफ़ी जो है ना कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं लोग। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना पैसा वो जो पल्ले, तो इसलिए अपनी मेहनत से कमाई जो है उसको या तो आप गोल्ड खरीद कर पल्ले रखें, पास रखें अपने, या कोई गैर मुल्की करेंसी अगर आपको आसानी से मिल जाए तो उसमें कर लें। दूसरी जो महफूज सरमायाकारी वो सिर्फ नेशनल सेविंग सेंटर्स की है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स या किसी और के। तो इसलिए पैसे को किसी और यानी फॉरेन करेंसी में या गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने पास रखें। और अगर कोई आपने प्लाट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस पर इन्वेस्टमेंट के बाद कब्ज़ा अपना ज़रूर कर लें, ताकि आपके वो ज़ेर कब्ज़ा हो तो फिर वो महफूज रहेगी। एक चीज़ मैं याद कराना चाहूँगा कि अगर आप बैंक में या नेशनल सेविंग सेंटर में कोई पैसे जमा करा रहे हैं तो वहाँ पर ज़कात डिक्लेरेशन ज़रूर जमा कराएं, जिसका मतलब यह है कि बैंक हर साल पहली रमज़ान को आपके अकाउंट से ज़कात के पैसे नहीं काटेगा। आप उसमें डिक्लेरेशन में ये कहते हैं कि जी मैं अपनी ज़कात खुद अदा करूँगा। तो इसके अलावा बैंक या सेविंग में अकाउंट, बैंक के सेविंग अकाउंट में अगर पैसे हों
या आपके नेशनल सेविंग सेंटर में हो, तो अगर आप तो फाइलर हैं तो वो 15% टैक्स कटेगा प्रॉफिट की रकम के ऊपर, और अगर आप फाइलर नहीं हैं तो 30% टैक्स कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने अपने ज़ाती मुशाहदे और तजर्बात की बुनियाद पर आपसे शेयर की हैं। आप भी इनको मद्देनज़र रखते हुए कोई अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मुनासिब फ़ैसला करें ताकि आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो महफूज रह सके। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।